Hello students, let's start the last chapter of your first unit, Measurement of National Income. In this chapter we will be learning about methods of calculating national income. For that remember national income is NNPFC. तीन मेथड्स पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, जितना भी प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन होगा उन सबको प्लस कर करके अपन नेशनल इनकम निकालेंगे. इनकम मेथड में क्या है, जितने भी टाइप्स की इनकम्स है उन सबको अपन प्लस कर करके नेशनल इनकम निकालेंगे. और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, जितने भी टाइप के एक्सपेंडिचर्स है उन सबको ऐड कर करके उसमें एडजस्टमेंट कर करके अपन नेशनल इनकम निकालेंगे. एक बात ध्यान रखना, तीनों मेथड से नेशनल इनकम हमेशा सेम ही आएगी, क्योंकि जो जितना एक्सपेंडिचर करेगा वो किसी के लिए इनकम होगी और उतनी वैल्यू ऐड होगी प्रोडक्शन में. मतलब जैसे अगर मैंने 100 रुपये का एक्सपेंडिचर किया तो वो किसी के लिए 100 रुपये का इनकम होगा और उसके पास 100 रुपये तो वो उतने रुपये का ही वैल्यू एडेड करेगा. तो तीनों मेथड से हमेशा नेशनल इनकम सेम आएगी. पहले वैल्यू एडेड मेथड देखते हैं. पहले अप्रोचेस देख लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड की. फिक्स प्रोडक्ट अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच. पहले फिक्स प्रोडक्ट अप्रोच देखते हैं. फाइनल प्रोडक्ट इज ब्रॉडली कॉल्ड GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच में जो भी फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं. GDP is defined as monetary value of all the final goods and services produced by producing units located in domestic territory of a country in a accounting year. एक कंट्री में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्लियर. इट इज एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ग्रॉस प्रोडक्ट विथ मार्केट प्राइसेस. ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गई, एट मार्केट प्राइस इनटू आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो जो GVOMP आया, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, जो GVOMP आया वो कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक. या फिर प्राइस इनटू आउटपुट क्या होता है, सेल्स होता है, तो सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक. ये तो GVOMP आया. अब GVOMP से GVAMP में जाना है, जिसको अपन GDPMP भी बोल सकते हैं. GDPMP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो GVAMP क्या होता है, GVOMP में से जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं तो वो GVMP आता है. तो क्या हो गया, GVOMP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू GVMP. और GVAMP को ही GDPMP बोलते हैं और GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. क्लियर है. अब दूसरा है वैल्यू एडेड अप्रोच. इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग नेट वैल्यू एडेड एट FC by all the producing units during an accounting year within the domestic territory. In this method, domestic income is estimated at the stage of production, that is the stage of value addition. नेट वैल्यू एडेड के हिसाब से अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. कैसे करते हैं, तो GVAMP तो अपन निकाल चुके हैं. अब GVAMP और NVAFC इन दोनों में फर्क क्या है, एक तो G और N का है, ग्रॉस और नेट का है, और दूसरा मार्केट प्राइस और फिक्स्ड कॉस्ट का है. ठीक है, तो जब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT माइनस करते हैं. तो GVAMP में से जब डेप्रिसिएशन और NIT माइनस कर देंगे तो वो NVAFC आ जाएगा. क्लियर. स्टेप्स देख लेते हैं. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. जो भी अपने पास प्रोड्यूसिंग यूनिट होगी वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, ये तीनों सेक्टर में अपन डिवाइड कर लेंगे. फिर सेकेंड स्टेप में क्या, कैलकुलेशन ऑफ GVAMP और GDPMP. GVAMP को ही GDPMP बोलते हैं. कैलकुलेशन कैसे करना है, फर्स्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड इज कैलकुलेटेड फॉर ईच सेक्टर सेपरेटली एंड देन एडेड टू फाइंड GDPMP. तीनों सेक्टर की जितनी भी ग्रॉस वैल्यू एडेड होगी उन सबको अपन प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, GDPMP. GDPMP इक्वल टू सिग्मा ऑफ VAMP, मतलब पूरी वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का सम तीनों सेक्टर में क्या हो जाएगा, GDPMP. GVAMP इक्वल टू सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स. सेल्स में दोनों सेल्स आती है, डोमेस्टिक सेल्स भी आती है और एक्सपोर्ट्स भी आती है, प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्लस गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर हो तो GVAMP कैसे निकालेंगे, जितनी भी सेल्स होगी उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे और उसमें गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस करेंगे तो GVAMP आ जाएगा. अब GVAMP में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे IC तो वो GVAMP आ जाएगा या GDPMP आ जाएगा.
क्लियर है। अब GDP-MP से अपन को NNP-FC पे जाना है। NNP-FC मतलब नेशनल इनकम। तो G से N ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, DP से NP जाने के लिए प्लस NFI है, और MP में से FC जाने के लिए माइनस NIT। तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे वैल्यू एडेड मेथड से? सबसे पहले GDP-MP निकालेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसमें से NIT माइनस करेंगे और NFI है प्लस कर देंगे, तो नेशनल इनकम आ जाएगी। क्लियर? जब वैल्यू एडेड मेथड यूज करेंगे तो कुछ प्रिकॉशन है जो ध्यान रखने के होते हैं। फॉलोइंग आइटम्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। शुड नॉट, ये सब जो भी आइटम्स है वो सब इंक्लूड नहीं होने चाहिए। फर्स्ट क्या है? सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। कोई भी अगर सेकेंड हैंड गुड्स सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं तो उसका अमाउंट वैल्यू एडेड में प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी नेट एडिशन टू द करंट ईयर आउटपुट। तो वो इस साल के कोई भी आउटपुट में कोई भी एडिशन नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें प्लस नहीं करेंगे। जब सबसे पहले बिका होगा तो उस ईयर में उसका अमाउंट प्लस हो गया होगा। हाउएवर द कमीशन और ब्रोकरेज पेड टू द डीलर शुड बी इंक्लूडेड। अगर किसी ब्रोकर को या किसी डीलर को ब्रोकरेज या कमीशन दिया है तो वो कमीशन वैल्यू एडेड में ऐड होगा। ठीक है। सेल एंड परचेस ऑफ शेयर एंड बॉन्ड। जो शेयर एंड बॉन्ड भले ही वो नए हो के पुराने हो, शेयर एंड बॉन्ड को अगर परचेस कर रहे हैं तो वो वैल्यू एडेड में ऐड नहीं होगा। दिस इज मियरली अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच डज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस। क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विस तो फ्लो हो नहीं रहा है, शेयर्स परचेस कर रहे हैं, तो इसलिए उसको ऐड नहीं करेंगे। बट अगेन ब्रोकरेज पेड टू द ब्रोकर विल बी इंक्लूडेड इन जनरेटिंग द न्यू सर्विस। अगर किसी ब्रोकर को सेल या परचेस करने के लिए ब्रोकरेज दिया है तो वो वैल्यू एडेड में जरूर प्लस होगा। क्लियर है? प्रोडक्शन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज एड नहीं होगी। ऑल इलीगल एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज ये भी प्लस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में प्लस हो चुकी है, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्लस नहीं होगी। इसी को डबल काउंटिंग भी बोलते हैं। सर्विस प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, जैसे हाउस वाइफ है, एक हाउस वाइफ अपने घर के लिए ही काम करती है, उसका एक्चुअली क्या है, मार्केट वैल्यू निकालना मुश्किल होता है, इसलिए वो सब अमाउंट प्लस नहीं होते हैं, और इन्हीं को नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये पांचों चीज ऐड नहीं होगी। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन प्राइमरी सेक्टर। उसमें प्लस करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन सेकेंडरी सेक्टर, और उसमें प्लस करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन टर्शियरी सेक्टर। मतलब ये जो तीनों सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों में जितना भी ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा उन सबको प्लस करेंगे, तो उससे क्या आएगा अपने पास? GDP-MP। ठीक है। अब GDP-MP से अपन को NNP-FC में जाना है, तो ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। DP से NP जाना है तो NFI है प्लस करेंगे, और MP से FC जाना है तो NIT माइनस करेंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं वैल्यू एडेड का। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। अपन को GVA-FC निकालना है, तो GVA-FC कैसे निकालते हैं? GVA-FC निकालने के लिए सबसे पहले अपन को GVO-MP निकालना पड़ेगा। GVO-MP क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों आता है। ठीक है। तो सेल्स कितनी हो गई? डोमेस्टिक सेल्स 3000 करोड़ प्लस एक्सपोर्ट 500 करोड़, और उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करना है। चेंज इन स्टॉक कितना है? -100। GVO-MP कितना आ गया? 3400 करोड़। अब GVO-MP में से अपन को GVA-FC निकालना है। GVA-FC को GDP-FC भी बोलते हैं। तो VO से VA जाने के लिए अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, और MP से FC जाने के लिए अपन NIT माइनस करेंगे। तो GVO-MP अपने पास 3400 है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन अपन को यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 2000 करोड़ का, और NIT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, लेकिन अपन को क्वेश्चन में सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस ही दे रखे 250 के, तो ये 250 अपन यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अपने पास GDP-FC क्या आ गया? 1150 करोड़। क्लियर है? अब यहाँ पे भी देखो, डेप्रिसिएशन और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दोनों अपन को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रखा था, इनका कोई काम नहीं था, तो इनको अपन ने इग्नोर किया। क्लियर है? अब इनकम मेथड देखते हैं। इनकम मेथड में स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इनकम मेथड में? आइडेंटिफाई एंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय प्राइमरी फैक्टर्स।
जितनी भी एंटरप्राइजेस होगी जो प्राइमरी फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर रही है उन सबको अपन आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है, टू क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में से अपन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे और मिक्स्ड इनकम निकाल लेंगे। सीओई में क्या क्या आता है, द अमाउंट अर्नड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर वेदर इन कैश और काइंड और थ्रू एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज नोन एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। शॉर्ट में वेजेस और सैलरीज कैश या काइंड में और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सब सीओई में आता है। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, इट इज द सम इनकम ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में क्या क्या आता था, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता था, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो उन सबको प्लस करके अपन ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे। मिक्स्ड इनकम कौन सी होती है, इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर लाइक फार्मर, डॉक्टर, बार्बर एक्सेट्रा एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस लाइक स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर शॉप्स इज नोन एज मिक्स्ड इनकम। क्लियर है, ये तीनों निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप में टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ फैक्टर पेमेंट मेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट। जो भी अमाउंट ऑफ फैक्टर पेमेंट है वो किसका है, सीओई का है, ओएस का है या एमआई का है, वो अपन अलग अलग प्लस कर लेंगे। टू एड ऑल द फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी टू गेट डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। जब अपन सीओई, ओएस और एमआई इन तीनों को प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एनडीपीएफसी। याद रखना, जब सीओई, ओएस और एमआई तीनों को प्लस करेंगे तो एनडीपीएफसी आएगा। और लास्ट स्टेप में एनडीपीएफसी से अपन को एनएनपीएफसी जाना है। तो डीपी से एनपी जाना है। डीपी से एनपी जाने के लिए क्या करते हैं, एनएफआईए प्लस करते हैं। तो एनडीपीएफसी में एनएफआईए प्लस कर देंगे तो एनएनपीएफसी आ जाएगा। एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम। स्टेप्स क्लियर है। इनकम मेथड के प्रिकॉशंस देख लेते हैं। अवॉइड ट्रांसफर पेमेंट्स, जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स है मतलब जो भी पेमेंट जिसके लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हुई हो, वो वैसे पेमेंट्स को अपन को इग्नोर करना है। एनी पेमेंट फॉर विच नो सर्विस इज रेंडर्ड इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। एग्जाम्पल क्या है, गिफ्ट, डोनेशंस एक्सेट्रा। तो ये जो भी गिफ्ट और डोनेशंस हो गए वो सब अपन ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है। दूसरा क्या है, अवॉइड कैपिटल गेन। जो भी कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन कौन से होते हैं, सेल ऑफ एसेट्स हो गया, कोई भी टाइप का कैपिटल गेन होगा उसको अपन ऐड नहीं करेंगे। इंक्लूडेड इनकम फ्रॉम सेल्फ असेस आउटपुट, जो भी सेल्फ असेस आउटपुट होगी उसकी इनकम को इंक्लूड करेंगे। व्हेन अ हाउस ओनर लिव्स इन अ हाउस he does not pay any rent, but in fact he pays rent to himself. Since rent is payment of service rendered, even though rendered to his own owner itself, it must be counted as factor payment. भले ही वो खुद के घर में रह रहा हो तो भी ऐसा मानेंगे कि वो खुद को रेंट दे रहा है और वो रेंट अपन ऐड करेंगे, वो इनकम अपन ऐड करेंगे। और इंक्लूड फ्री सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर फॉर द प्रोडक्शन यूनिट। अगर ओनर खुद के प्रोडक्शन यूनिट को कोई भी टाइप की सर्विस रेंडर कर रहा है तो भले ही वो खुद को पेमेंट नहीं करे लेकिन वो उतना अमाउंट अपन इनकम मेथड में ऐड करेंगे। क्लियर है। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ढूंढेंगे अपन क्वेश्चन में से। इसमें क्या क्या आता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। और दूसरा क्या आता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अंदर क्या इग्नोर करना है, इग्नोर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया तो ऐड करेंगे, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया हो तो ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल लेंगे, उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। और इन दोनों में मिक्स्ड इनकम प्लस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। और इस एनडीपीएफसी में जब एनएफआईए प्लस कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी नेशनल इनकम होती है। क्लियर है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। इनकम मेथड में सबसे पहले अपन क्या सर्च करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये अपन को दिया है 800 का। एक बात नोट करना है, इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के साथ साथ वेजेस एंड सैलरीज भी दिया है। और वेजेस एंड सैलरीज जो होता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है, इसलिए अपन को अलग से प्लस करने की जरूरत नहीं है। ये जो वेजेस एंड सैलरीज है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऑलरेडी आ चुका होगा।
तो जब भी दोनों दिया हो तो अपन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही लेंगे, वेजेस और सैलरीज को इग्नोर करेंगे। क्लियर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ गया। अब उसमें क्या प्लस करते हैं अपन? ऑपरेटिंग सरप्लस। उसमें क्या क्या आता है? रेंट आता है, प्रॉफिट आता है और इंटरेस्ट आता है। तो रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट इन तीनों को प्लस कर देंगे, 200, 300 और 100। ठीक है, और लास्ट क्या प्लस करना है उसमें? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इसमें कुछ भी नहीं दी है, क्वेश्चन में अपन को मिक्स्ड इनकम के लिए कुछ भी नहीं देखा है, तो मिक्स्ड इनकम कितना लेंगे? 0। तो एनडीपीएफसी क्या आ गया? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, 800 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 0, तो 1400 करोड़। क्लियर है? अब इस 1400 करोड़ में एनएफआई अपन को जोड़ना है, तो उससे क्या आ जाएगा? एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम। एनएफआई निकाल लेते हैं। एनएफआई क्या दे रखी है अपन को? -20। तो इस 1400 में से 20 माइनस कर दिया तो 1380 करोड़ आया, जो कि नेशनल इनकम हो गई। समझ में आया? एक लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इसके स्टेप्स देख लेते पहले। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट इंकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, एग्जांपल हाउस होल्ड और कंज्यूमिंग सेक्टर, फार्म और प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब अपन को जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको अपन को सेक्टर, तीनों सेक्टर में बांटना है। कौन सा हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, कौन सा प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए और कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट्स। ये पांचों चीज अपन को क्वेश्चन में फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या फाइंड करना है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या फाइंड करना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा फाइंड करना है चेंज इन स्टॉक, वो कैसे आता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से। और लास्ट अपन को नेट एक्सपोर्ट फाइंड करना है। नेट एक्सपोर्ट किससे आता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से। क्लियर है? थर्ड स्टेप में क्या करना है? मेजर फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन above the above components, sum total of above 5 gives you GDPMP। अगर ये पांचों को अपन प्लस करेंगे तो GDPMP आएगा। अब GDPMP से अपन को NNPFC में जाना है, तो G से N जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और MP से FC जाना है तो NITV माइनस करेंगे, और DP से NP जाना है तो उसके लिए अपन को NFIA प्लस करना होता है, तो ये NFIA को ऐड कर देंगे। क्लियर है? अगेन इसके भी प्रिकॉशंस देख लेते हैं। फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ये सारे अमाउंट इंक्लूड नहीं करने हैं। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड। जितना भी इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू है वो सब अपन ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, परचेस ऑफ वेजिटेबल बाय रेस्टोरेंट, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय फैक्ट्री आर नॉट इंक्लूडेड एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जितना भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा उसको ऐड नहीं करेंगे। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ऑल ट्रांसफर पेमेंट सच एज स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा इज एक्सक्लूडेड बिकॉज नो प्रोडक्टिव सर्विस इज रेंडर्ड बाय द रेसिपिएंट इन एक्सचेंज। मतलब गवर्नमेंट अगर किसी को पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है तो वो सब प्लस नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम बिकॉज दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स। अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स परचेस करता है तो उसका अमाउंट प्लस नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ ओल्ड शेयर्स एंड बॉन्ड्स और न्यू शेयर या बॉन्ड्स एक्सेट्रा इज एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज नॉट पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विस करेंटली प्रोड्यूस। It shows mere transfer of property from one person to another person. Likewise, gift from abroad which being transfer payment done not included. अगर कोई पुराने या नए शेयर्स या बॉन्ड्स परचेस कर रहा है उसका एक्सपेंडिचर भी अपन ऐड नहीं करेंगे। Imputed expenditure on own account output should be included. Example क्या है? Owner occupying his house. Again वही, अगर कोई पर्सन उसके खुद के घर में रह रहा है, वो भले ही रेंट का पेमेंट नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो रेंट को अपन ऐड करेंगे। क्लियर है? एक बार वापस स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या ऐड करना है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसमें क्या ऐड करना है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है? हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। अपन को डायरेक्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही दिया होगा। उसके अंदर क्या ऐड करना है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? और उसके अंदर लास्ट में क्या ऐड कर देना है? नेट एक्सपोर्ट्स। ये पांचों चीज
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट्स। इन पांचों को प्लस करने पे क्या आएगा अपने पास? जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी से अपन को एनएनपीएफसी जाना है, तो जी से एन जाने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन, डीपी से एनपी जाने के लिए प्लस एनएफआईए और एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। क्लियर है? तो जब जीडीपीएमपी में डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनआईटी भी माइनस करेंगे, एनएफआईए प्लस करेंगे, तो अपने पास एनएनपीएफसी आ जाएगा। समझ में आ गया एक्सपेंडिचर मेथड भी? एक एग्जांपल एक्सपेंडिचर मेथड पे भी देख लेते हैं। सबसे पहले 5 चीजें क्या ऐड करनी थी? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट्स। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है? 400। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है? 900। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है? 250 करोड़। इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे अपन को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, यहाँ से समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। अपन को क्या दिया है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किस किस को प्लस करने से आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक से। तो अब अपन को क्वेश्चन में अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो उसमें अपन को चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए उसका इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। वापस क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे अपन को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो अपन चेंज इन स्टॉक को इग्नोर करेंगे। क्लियर है? और लास्ट इसमें नेट एक्सपोर्ट्स प्लस करना था, लेकिन अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स दिया है, तो अपन ये 30 करोड़ को माइनस करेंगे। क्लियर है? तो जीडीपीएमपी कैसे निकालेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, ये 400 प्लस किया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900, ये 900 भी प्लस किया। इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250, ये भी प्लस किया। और नेट इंपोर्ट्स गिवन था, इसलिए 30 को माइनस किया। तो जीडीपीएमपी अपने पास कितना आ गया? 1520 करोड़। अब जीडीपीएमपी से अपन को एनएनपीएफसी लाना है, तो जी से एन जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डीपी से एनपी जाने के लिए एनएफआईए प्लस करेंगे और एमपी से एफसी जाने के लिए एनआईटी माइनस करेंगे। तो जीडीपीएमपी अपने पास 1520 करोड़ हो गया। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। इसमें डेप्रिसिएशन का नाम कंजम्पशन इन फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है। फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन मतलब वो डेप्रिसिएशन ही हुआ, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं लिखा है, उसके लिए वर्ड क्या लिखा है? कंजम्पशन इन फिक्स कैपिटल, वो हो गया 20। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब एनएफआईए को प्लस करना था, तो एनएफआईए यहाँ पे कितना दे रखा है? -40। -40 को अपन को प्लस करना पड़ेगा, तो ये अपन ने प्लस -40 कर दिया। और लास्ट में अपन को एनआईटी को माइनस करना है, तो एनआईटी यहाँ पे कितना दे रखा है? 100, तो ये 100 अपन ने माइनस कर दिया। तो अपने पास एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम कितनी आ गई? 1360 करोड़। क्लियर है? इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए अपन ने अलग से प्लस नहीं किया। और दूसरा डेप्रिसिएशन का नाम यहाँ पे क्या दिया था? कंजम्पशन इन फिक्स कैपिटल। क्लियर है? अब अगले लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और थोड़े बहुत दूसरे पॉइंट्स देखेंगे। थैंक यू।